सामू यादव, अंकित सिंह, अंजेश कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। सामने कमेंट बॉक्स है, नहीं टीवी हो गया है खराब, आप लोग भी जानते हैं, वहां देखना पड़ता है। सबसे पहले आज 6 नवंबर है, चुनाव है। आप लोग तो वोट गिराने गए नहीं। बना हुआ है वोटर आई कार्ड, सब कुछ बना हुआ है, गए तो हम भी नहीं हैं। आप जहाँ भी हैं, आपके घर में गार्जियन है, मम्मी पापा हैं, उनको कन्वेंस कीजिए। अगर आपके इधर मतदान आज पहला चरण में है तो उन्हें जरूर बोलिए एक मत का प्रयोग करें। ये आपके भविष्य के लिए है, और आप जो आज मतदान कीजिएगा पूरे 5 साल के लिए जो है वो आप पर राज करेगा। उसके अधीन रह करके आपको काम करना पड़ेगा। अगर वो रोजगार देता है तो आप कीजिएगा, नहीं देता है तो नहीं कीजिएगा। जो कानून बनाएगा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सब कुछ सोच समझ करके जो है, जो आपके विषय में सोचेगा आप उसके विषय में सोचिएगा। इसको लेकर के जो है मतदान करना है, बिल्कुल मतदान करना है। कन्वेंस कीजिए मम्मी पापा, चाहे अन्य जो भी आपके फैमिली में जो भी लोग हैं उनको। ठीक है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, इलेक्शन। और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है वो आम पब्लिक होता है, हम लोग होते हैं। तो अभी आपका समय है, कर लीजिए मत का प्रयोग। क्या पता आपका भविष्य बदल जाए, अच्छा कुछ नेता चुन करके जाए जो आपके बारे में सोचे। ठीक। और उसी क्रम में हम बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपका शुरुआत हुआ है। इसमें आपका कल पहला लेक्चर हुआ था जिसमें भारत में यूरोपियों का आगमन देख रहे थे। सबसे पहला इसमें पुर्तगाली वायसराय वगैरह को देख रहे थे, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को देखे। उसके बाद कुछ कंपनी का आगमन हुआ, कुछ कंपनी का स्थापना हुआ। साथ ही साथ इसमें जो है हम लोगों ने देखा कि वास्को डी गामा भारत आया, कुछ मसाला लेकर के गया, 60 गुना दाम पर वो बेचा, फिर आया। फिर इसी क्रम में देखते 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 और भी आपका आया। तो उसी सब चीज को देख रहे थे। और हम लोगों ने जो है सबसे पहला जब वो आया तो धीरे धीरे वहां से कुछ कर्मचारी वगैरह आया, कंपनी को स्थापित किया। और जब कंपनी को स्थापित कर लिया तो उसे चलाने के लिए जो है कुछ ना कुछ क्या कहता है, मेन हेड का जरूरी होता है। तो उसके लिए कंपनी को चलाने के लिए वायसराय के रूप में वायसराय आया, जिसमें सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। उसके बाद ये सब जो है आपका कंपनी के साथ जो है, कारखाना के साथ साथ सैन्य शक्ति को भी बढ़ाने लगा था, सैन्य शक्ति को भी बढ़ाने लगा था, युद्ध भी हुआ था। ये सब चीज को देखे, हल्का सा कमेंट हम नीचे कर लेते हैं ताकि रेगुलर आप लोग का कमेंट जो है मिलते रहे हमें। भैया आरजेडी को वोट दे या बीजेपी, जिसको आपको मन है उसको दीजिए, जो आपके लिए बेहतर करेगा उसको दीजिए। हमको नहीं पता है कौन आपके लिए बेहतर करेगा। ठीक है। तो जो है हम लोग देख रहे हैं। और इसी क्रम में जो आपका पुर्तगाली जो दूसरा वायसराय बन करके आया था, वो दूसरा बन करके आया था आपका अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। और जब हम ग्रुप डिस्कशन का बैच ले रहे थे तो यहाँ से क्वेश्चन भी टकरा रहा था, कुछ कुछ क्वेश्चन टकरा रहा था, कल भी ग्रुप डिस्कशन में टकरा रहा। देखिए वही सब चीज है, जो आप पढ़िएगा वही सब चीज आपको मिलेगा। अल्बुकर्क का बात कीजिएगा तो ये जो वायसराय के पद पर भारत में रहा है, पुर्तगाली वायसराय के पद पर, ये आपका 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा था। आप 1508 कल बोल रहे थे ना, शाम में बोल रहे थे ना। तो ये जो अल्बुकर्क रहा था ये 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहा था। और इसके बारे में अगर बात कीजिएगा अल्बुकर्क के बारे में, तो भारत आने वाला जो अल्बुकर्क था ये दूसरा आपका पुर्तगाली वायसराय था। अर्थात पहला जो था वो था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और दूसरा जो आपका वायसराय आया था वो कौन आया था, अल्बुकर्क आया था। अल्बुकर्क आया था, अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क के बारे में अगर देखिएगा तो कहा जाता है कि भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक था ना, मतलब पुर्तगाली पावर को जो सही रूप में जो स्थापित किया था, वो स्थापित किया था आपका अल्बुकर्क। अल्बुकर्क अल्बुकर्क ही स्थापित किया था। भले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वो वायसराय था, वो था, लेकिन सही तौर पर जो है वो पुर्तगाली को स्थापित नहीं कर पाया था। सही तौर पर जो आपको स्थापित किया था वो कौन किया था, अल्बुकर्क किया था। अल्बुकर्क आपसे पूछ देगा कि पुर्तगाली साम्राज्य या पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। किसको, अल्बुकर्क। आगे जब बढ़िएगा तो आगे कहा जाता है क्या, आगे कहा जाता है कि 1510 में जो है अल्बुकर्क ने
बीजापुर का शासक था कौन? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। तो 1510 ईस्वी में जो है अल्बुकर्क बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को जीत लिया था। गोवा को जीत लिया था। जब ये गोवा को जीत रहा है यूसुफ आदिल शाह से, तो जरूर युद्ध हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। तो ये जो आपका 1510 ईस्वी में आपका बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है अल्बुकर्क का युद्ध हुआ था, उसी क्रम में जो है ये गोवा को जीत लिया। गोवा को जीत लिया। कौन गोवा को जीता था? अल्बुकर्क जीता था। अल्बुकर्क जीता था। आगे कहा जाता है कि अल्बुकर्क ने जो है भारत में पुर्तगाली बस्तियों को जो है बसाने का भी काम किया। अर्थात पहले यहाँ पर तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रहा था, लेकिन अब जो है अल्बुकर्क के द्वारा पुर्तगाली बस्ती को पार्टिकुलर स्थापित किया जाने लगा। मतलब अब पुर्तगाली लोग भी जो है भारत में आकर के बसने लगा था। ये काम कौन किया था? अल्बुकर्क किया था। और अल्बुकर्क के काल में ही, अर्थात अल्बुकर्क के समय में ही जो है भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों ने जो है स्कूल और कॉलेज की स्थापना किया। स्कूल और कॉलेज की स्थापना किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ईसाई मिशनरी, सर्वप्रथम जो है ईसाई मिशनरी किसके काल में भारत में कॉलेज, किसके काल में? अल्बुकर्क के काल में जो है वो कॉलेज को स्थापित किया, स्कूल को स्थापित किया था। ठीक है, ईसाई मिशनरी, क्योंकि जितना भी यूरोपीय लोग था सब ईसाई ही था। सारा का सारा सब ईसाई था। ईसाई, ब्रिटिशर सब ईसाई था। ये सबसे पहले यहाँ पर स्थापित किया था। आगे अल्बुकर्क के बारे में कहा जाता है कि अल्बुकर्क का समकालीन मतलब वही बात, बराबर। अर्थात जब अल्बुकर्क यहाँ था तो वहां कोई ना कोई इसके बराबर में कोई शासक था इसी के समय में। तो अल्बुकर्क का जो समकालीन एक शासक था वो विजयनगर का शासक था, जिसका नाम था कृष्णदेव राय। तो बताइएगा विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय किसका समकालीन था? अल्बुकर्क। या अल्बुकर्क का समकालीन कौन शासक था? कृष्णदेव राय, जो कहां का था? विजयनगर का। भैया आपके कोचिंग में एक लड़का पढ़ता है, उसका नाम दीपक राजन है। नहीं मालूम है कौन है दीपक राजन? पढ़ते होंगे महाराज, ये 12,000 स्टूडेंट है एप्लीकेशन पर भी। ठीक है, तो इसके समकालीन कौन था? आपका विजयनगर का शासक आपका कृष्णदेव राय था। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आराम से लेके चलते हैं। आज चुनाव भी ऐसे तो ऑथेंटिक रूप से हमको क्लास नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग का ऑनलाइन चलता है तो हम करवा रहे हैं। दुबे सर गए हैं वोट गिराने के लिए। आगे कहा जाता है कि पुर्तगालियों का जो है व्यापारिक संबंध, पुर्तगालियों का जो व्यापारिक संबंध था ना, वो विजयनगर से अच्छा था। विजयनगर साम्राज्य से जो पुर्तगालियों का संबंध अच्छा था। इसका रीजन था कि पुर्तगाली जो है ये विजयनगर को जो है घोड़े की आपूर्ति करता था। अर्थात जब विजयनगर के साम्राज्य कृष्णदेव राय या अन्य कोई भी शासक जो विजयनगर का था, उसको घोड़ा का अगर जरूरत लगता था, उसको जो पूरा करता था ना, उसको पूरा कौन करता था? नहीं, उसको पूरा करता था पुर्तगाली उसको पूरा करता था। जिस वजह से जो है पुर्तगाली के बीच में और इधर आपका विजयनगर साम्राज्य के बीच में संबंध जो था ना अच्छा था। अब कोई भी मेरा दोस्त रहेगा, उसको हमसे जरूरत लगेगा, हमको उससे जरूरत लगेगा, तो हम दोनों के बीच में संबंध संबंध अच्छा रहेगा। तो इसको जो पुर्तगाली और विजयनगर का जो संबंध अच्छा था, इसका एक कारण था कि पुर्तगाली जो है घोड़ा का आपूर्ति करता था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे देखिएगा तो आगे कहा जाता है पुर्तगालियों ने जो है ये कृष्णदेव राय से जो है कर्नाटक में एक स्थान है, कौन सा? भटकल। तो कर्नाटक के भटकल में जो है पुर्तगाली व्यापारिक कारखाना स्थापित करने की अनुमति लिया था। अर्थात अब जो है पुर्तगाली लोग जो है सोचा कि हम विजयनगर साम्राज्य के इधर जो है ना कारखाना को स्थापित करेंगे। और उस समय जो है कर्नाटक के एरिया में जो शासन प्रशासन था वो विजयनगर साम्राज्य का था। अब आप कारखाना स्थापित कीजिएगा तो अनुमति किससे लीजिएगा? वहां के शासक से लीजिएगा। तो वहां का शासक जो हुआ करता था वो कृष्णदेव राय था। इससे पुर्तगाली जो है व्यापारिक कारखाना को स्थापित करने के लिए जो है अनुमति लिया था। कौन लिया था? पुर्तगाली लिया था। क्लियर। इसके बाद
आगे कहा जाता है अल्बुकर्क के बारे में, और ये जितना काम कर रहा होगा ना, पुर्तगाली भले यहाँ पर लिख रहा है, जितना काम कर रहा होगा सब अल्बुकर्क कर रहा होगा, क्योंकि ये जितना काम हो रहा है किसके काल में हो रहा है, अल्बुकर्क के समय में हो रहा है। इसके बाद आगे कहा जाता है कि अल्बुकर्क ने जो है ये भारत में उनके नियंत्रण वाले जो है क्षेत्रों में भी जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। अर्थात अल्बुकर्क क्या किया था कि सती प्रथा, आप लोग को आगे समझाएंगे, ऐसे नॉर्मल भाषा में समझ जाइएगा। जब किसी महिला का पति मरता था तो उसके साथ में जो है उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, उसके साथ में उसके चिता पर ही, वही सती प्रथा था। और इस पर जो प्रतिबंध लगाया था ये कौन लगाया था, अल्बुकर्क लगाया था। किसके क्षेत्र में, ये विजयनगर के क्षेत्र में। भले शासक विजयनगर साम्राज्य का शासक था, लेकिन इस पर जो प्रतिबंध लगाया था कौन लगाया था, अल्बुकर्क लगाया था, अल्बुकर्क लगाया था। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलिए, क्या कमेंट आया है? ऑफलाइन पढ़ता है आपके कोचिंग में भैया, दीपक राजन। ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा जो है ना यूट्यूब से आप लोग जो है अभी ग्रुप डिस्कशन को कीजिए। ऑनलाइन वाले से रिक्वेस्ट है कि आप जो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं उसको यूट्यूब पर जाकर के कीजिएगा। यूट्यूब पर भी वो लाइव हो जाता है। इसका मूल कारण ये है कि एप्लीकेशन में जो है ना कुछ नया अपडेट आएगा, जिस वजह से जो है ना यूट्यूब लिंक से जो लाइव करते हैं यूट्यूब एप्लीकेशन पर वो नहीं चल पाता, एरर बताता होगा। वही जब लाइव खत्म हो जाता है तो वो वीडियो चलेगा, और जब लाइव चलेगा ना तो वो एरर बता रहा होगा। कंपनी से बात किए हैं, वो नया अपडेट आएगा, अपडेट आने के बाद वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तब तक आप ग्रुप डिस्कशन का क्लास जो है यूट्यूब से कीजिएगा, डेली चलता है, आज भी चलेगा। यूट्यूब से कीजिएगा, ठीक है ना, यूट्यूब से कीजिएगा। 11:30 बजे में यूट्यूब पर लाइव देख लीजिएगा, एप्लीकेशन में अपडेट आने दीजिए, वो सही हो जाएगा। आगे कहा जाता है अल्बुकर्क के बारे में कि अल्बुकर्क ने जो है शांत जल नीति, कौन सा, शांत जल नीति जो है, शांत जल नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है समाप्त कर दिया था। ये जो है एक तरह का टैक्स था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, टैक्स था। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी को जो समाप्त किया था वो कौन समाप्त किया था, अल्बुकर्क समाप्त किया था। कौन, अल्बुकर्क। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को लगाया कौन था, हिंद महासागर में पढ़े थे ना, हिंद महासागर में जो जाकर के युद्ध लड़ा था, अपना सैन्य शक्ति बढ़ावा दिया था, नौसैनिक को बनाया था, कल पढ़े हैं ना। तो नौसैनिक को जो बनाया था ये आपका हिंद महासागर के साइड में। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर था प्रशांत महासागर था, हिंद महासागर था। नोट्स नहीं लाए आज, क्या मॉडर्न नहीं, कल गए थे, क्या बोले वो, दुकान बंद था, शाम टाइम में जाया कीजिए। नहीं तो अभी यहाँ से क्लास छूटेगा ना, अभी हम छोड़ेंगे, दुबे सर तो लेंगे नहीं क्लास, जाके ले आइएगा, उसके बाद 11:30 बजे में आ जाइएगा। हाँ तो बताइए ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू कौन किया था, इससे पहले अल्बुकर्क से पहले कौन था वाइसराय, वो वाइसराय था, पुर्तगाली वाइसराय कौन है प्रथम, बताइए, अभी तुरंत पूछे हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी है ऑनलाइन वाला, बताइए हो कौन लागू किया है, समाप्त तो अल्बुकर्क किया है। दिमाग पर जोर डालिए तो कौन था, अभी तुरंते बताएं, क्या बार पूछे हैं। प्रथम पुर्तगाली वाइसराय किया है अल्बुकर्क, लेकिन लगाया कौन है, ऑनलाइन कमेंट अंकित सिंह का आ गया है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था प्रथम पुर्तगाली वाइसराय। प्रथम पुर्तगाली था, बताइए, सिंपल है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लगाया था। क्लियर है? आगे आगे कहा जाता है कि अल्बुकर्क ने जो है पुर्तगालियों को, अल्बुकर्क ने जो है पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए भी प्रेरित किया। अल्बुकर्क अब क्या कर रहा है, अल्बुकर्क जो भी पुर्तगाली व्यक्ति, अर्थात अब ये जो है अपना जब क्षेत्र यहाँ पर बसा रहा है, निवास स्थान यहाँ पर बसा रहा है, अपने निवासी को बसा रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोग रहेगा, पुर्तगाली लोग रहेगा, वही लोग जो रह रहा था उस लोग को जो है अब ये प्रेरित करना शुरू किया। अल्बुकर्क प्रेरित करना शुरू किया और उसको प्रेरित करके ये बोला है कि तुम अब जो है भारतीय महिलाओं से शादी रचाओ, शादी रचाओ। इसके लिए जो है प्रेरित किया था, कौन किया था, अल्बुकर्क। कौन किया है,
अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क जो है, अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को भी जो है नियुक्त किया। अब अल्बुकर्क क्या कर रहा है, भारतीय लोगों को भी जो है, भारतीय लोगों को भी अपनी सेना में जो है नियुक्त कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसका नीति, एक महिला से शादी करने का जो है प्रेरित कर रहा है उसको, सती प्रथा पर रोक लगा रहा है। अब जो है धीरे धीरे भारत के सिस्टम में घुस रहा है, भारत के सिस्टम में घुस रहा है। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का, व्यापार करना, क्या था, व्यापार करना। लेकिन अब ये शासन प्रशासन में धीरे धीरे घुसेगा, शासन प्रशासन ये करना शुरू करेगा। आगे चलिए, अगला आपका जो नाम आता है वो आता है आपका नूना दी कुन्हा का। नूना दी कुन्हा का, ये नूना दी कुन्हा कौन है, तो ये नूना दी कुन्हा है आपका अगला वायसराय, अगला वायसराय। तो पहला कौन वायसराय हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा कौन हुआ, अल्बुकर्क। और तीसरा नूना दा कुन्हा या नूना दी कुन्हा, नूना दी कुन्हा। इसके बारे में अगर देखिएगा तो नूना दी कुन्हा का जो शासन काल रहा है, इसका शासन काल रहा है आपका 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी। इंपोर्टेंट वायसराय के बारे में आपको बता देते हैं, 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी। और नूना दी कुन्हा के काल में जो है 1530 ईस्वी में, कब, 1530 ईस्वी में जो है गोवा पुर्तगालियों की अस्थाई राजधानी अब बन गया, अस्थाई राजधानी। देखिए आइए, कहाँ रहते हैं महाराज, नहीं आज लेट हुआ, कल कहाँ थे, बताइए कैसे होगा। ये देखिएगा गोवा के बारे में जो आपका अल्बुकर्क था वो 1510 ईस्वी में जो है, 1510 ईस्वी में वहां पर जाकर के अपना जो है 9 से 15 उसका शासन था ना, 1510 ईस्वी में गोवा पर जो है वो जाकर के अधिकार करता है। और वहां पर ये क्या कहता है, ये आपका गुजरात साइड में जाकर के ये फैक्ट्री भी खोलता है। लेकिन अब ये 1530 आते आते जो है, 1530 आते आते क्या हुआ, ये पुर्तगालियों का जो है अस्थाई आपका राजधानी बन गया। कौन, गोवा, 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 गोवा जो है पुर्तगालियों का अस्थाई राजधानी बन गया। और नूना दी कुन्हा के बारे में कहा जाता है कि इनका योगदान यह है कि नूना दी कुन्हा ने पुर्तगाली व्यापार का जो है ये विस्तार न केवल पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर किया, बल्कि ये जो है पूर्वी बंगाल में भी जो है इसका विस्तार किया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये आप अगर यह भारत का मैप यहां पर अगर आप समझ रहे हैं तो उत्तर आपका ऊपर का भाग हो गया, नीचे का भाग, तो गोवा आपका जो है ये पश्चिमी राज्य है। गुजरात तो पहले वहां पर फैक्ट्री खोल लिया था, तो गुजरात तो है ही। ये सब आप देखिएगा समुद्र के किनारे है, बीच वगैरह जो भी बीच वगैरह ये आपका गोवा बीच पर नहाने जाता है ना, तो ये सब आपका जो तट मतलब क्या हुआ, समुद्र से लगा क्षेत्र, समुद्र से लगा क्षेत्र को तट कहते हैं। तो गोवा, गुजरात ये सब आपका पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र था। यहां पर तो इसका विस्तार था, पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार था। लेकिन नूना दी कुन्हा क्या किया, पश्चिमी क्षेत्र से तरफ करके जो है कहां आया, बंगाल आया। कहां आया, बंगाल। यहां पर आपका बंगाल है ना, यहां पूर्वी क्षेत्र में भी जो है यहां से तरफ करके ये अपना विस्तार किया। देख रहे हैं, पहले बैठा, पैर पसार रहा है, धीरे धीरे ये पैर पसार रहा है ना, तो उधर पूर्वी, इधर आपका जो है पश्चिमी क्षेत्र में था, पश्चिमी क्षेत्र में था, मतलब गोवा गुजरात में इसका विस्तार था। लेकिन अब वहां से जो है ये बंगाल के क्षेत्र में भी जो है ये पूर्वी क्षेत्र में भी अपना पैर पसार रहा है। ये सब किसके काल में हुआ है, आपका नूना दी कुन्हा के काल में हुआ है, नूना दी कुन्हा के काल में हुआ। अंकित सिंह, हम नहीं आ पाए ऑफलाइन में, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया, यह तक में कोई डाउट नहीं है। आगे चलिए, नूना दी कुन्हा के बारे में कहा जाता है क्या, तो नीनो डी कुन्हा कह लीजिए या नूना दी कुन्हा, जो भी कहना है, इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सेथोमी जो कि मद्रास, सेथोमी मद्रास, हुगली और दीव जो वही दमन दीव जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उसी में दीव, दीव में जो है ये व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। अर्थात नीनो दी कुन्हा क्या किया, अपना गोवा में स्थापित उधर हो गया, गुजरात में हो गया, बंगाल में आपका स्थापित हो गया। इसके अलावा जो है ये मद्रास में भी स्थापित किया,
हुगली, कलकत्ता में जो आपका पड़ता है बंगाल साइड में, ये हुगली में भी किया, दीव में भी किया। इतने जगह पर ये अपना व्यापारिक कोठी को स्थापित कर रहा है। कौन कर रहा है? नीनो दी कुन्हा, नीनो दी कुन्हा कर रहा है। ये सेथोमी जगह का नाम है, जगह का नाम है, जो कि कहां पड़ता है? ये आपका मद्रास में पड़ता है। यहां पर व्यापारिक कोठी को स्थापित किया। इसके बाद आगे कहा गया कि गुजरात का शासक एक हुआ, कौन? बहादुर शाह। गुजरात का शासक बहादुर शाह। इसके साथ जो है, इसके साथ यहां पर साथ कर लीजिए, बहादुर शाह के साथ जो है इनका संघर्ष हुआ। अर्थात अब जो है ये शासन प्रशासन कर रहा था अच्छा से, सॉरी, ये अपना कंपनी चला रहा था, फैक्ट्री भी चला रहा था, लेकिन समय आगे बढ़ता गया और नीनो दी कुन्हा को एक समय ऐसा आया कि इनको जो है अब युद्ध का सामना करना पड़ा। ये जो है अब संघर्ष करने लगा। तो गुजरात का एक शासक था, कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह के साथ जो है इसका संघर्ष हुआ था। बहादुर शाह के साथ इसका जो है संघर्ष मतलब युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था। लड़ाई हुआ था किसका? नीनो दी कुन्हा का, नीनो दी कुन्हा का। नीनो दी कुन्हा के बाद एक चीज हम पढ़ लेते हैं आगे, क्या? कार्टेज प्रणाली। कार्टेज प्रणाली क्या था? तो कार्टेज प्रणाली को देखिए, बहुत अच्छा लाइन है, आपसे पूछा जाता, कार्टेज व्यवस्था क्या था? कार्टेज, कार्टेज व्यवस्था को देखिए क्या है। कार्टेज व्यवस्था का अगर बात कीजिएगा तो कार्टेज एक शब्द है, कार्टेज एक केवल शब्द है। इसका मतलब समझिएगा, कार्टेज का मतलब क्या होता है? कार्टेज का मतलब, इसका मतलब यह था कि भारत में जो है, भारत में पुर्तगालियों के द्वारा कार्टेज व्यवस्था को जो है हिंद महासागर, कार्टेज व्यवस्था को हिंद महासागर और अरब सागर में लागू किया गया। इसका मतलब क्या था? कार्टेज व्यवस्था, कार्टेज एक टैक्स था, कार्टेज एक टैक्स था। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो या अन्य देश का, वो हिंद महासागर और अरब सागर को जो क्रॉस करेगा, हिंद महासागर और अरब सागर को जो क्रॉस करेगा ना, उसको कार्टेज चुकता करना पड़ेगा, अर्थात उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये किसको टैक्स पे करना पड़ेगा? ये टैक्स आप किसको दीजिएगा? पुर्तगालियों को दीजिएगा, पुर्तगालियों को दीजिएगा। मतलब अब भारतीय लोग भी अगर हिंद महासागर होकर के जाता था ना, तो ये जो है इसको टैक्स पे करना पड़ता था। किसको? पुर्तगालियों को। ये कार्टेज व्यवस्था को लगाया है पुर्तगाली, कार्टेज व्यवस्था। तो आपसे पूछेगा कार्टेज क्या है? तो कार्टेज एक प्रकार का कर रहा है, टैक्स है, टैक्स। आगे देखिएगा तो कहा जाता है कार्टेज जो है ये वास्तव में हिंद महासागर में जो है व्यापार करने का एक परमिट था। परमिट मतलब वही परमिशन। मतलब कार्टेज व्यवस्था में क्या, हम मतलब एक फी बांध दिए, आप हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, 6,000 रुपया आप हमको दीजिए। जब 6,000 रुपया दे दीजिएगा तो एक तरह से वो टैक्स हुआ, एक तरह से आपके लिए कर हुआ। आप हमको 6,000 रुपया पे कर रहे हैं, उसके बदले में हम आपको क्या कर रहे थे? हम आपको ब्याज चलाव कर रहे हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं? ब्याज चलाव कर रहे हैं। वही पुर्तगाली करता था। अगर भारतीय लोगों जो है कहीं जाना पड़ता था, उसको जो है सबसे पहले पुर्तगाली से परमिट लेना पड़ता था, और परमिट जो है टैक्स पे करके लेना पड़ता था। आप ऐसे परमिट नहीं ले सकते, या आपको अगर हिंद महासागर होकर के कहीं जाना होगा तो आप अपने मन से नहीं जा सकते। आपको सबसे पहले क्या करना होगा? परमिट अर्थात परमिशन को लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लेना पड़ेगा? पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ेगा। यह व्यवस्था को लागू कौन किया है? नहीं, लागू कौन किया है? पुर्तगाली लागू किया। कौन लागू किया है? पुर्तगाली लागू किया है। लागू, क्लियर है यहां तक? आगे जब देखिएगा तो आगे कहा जाता है कि यह वास्तव में जो है, ये वास्तव में ये जो व्यवस्था था, कार्टेज व्यवस्था, जो परमिशन था, ये अरबी लोग, कौन सा? अरबी और भारतीय व्यापारियों के लिए जो है लागू किया गया। तो भारत में रह रहा है, भारतीय लोगों के लिए लागू कर रहा है। अब भारतीय भारत में ही रह रहा है, और भारतीय व्यक्ति को अगर व्यापार करने के लिए जाना होगा अरब देश के साथ, या अरब को यहाँ आना पड़ेगा, तो उसको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। किससे? पुर्तगाली से। इससे अंदाजा लगा रहे हैं ना कि पुर्तगाली मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे मजबूत हो रहा है ना, धीरे धीरे। तो ये पुर्तगाली यार तो धीरे धीरे ये जो है आपका खत्म होकर यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगा, एक कंपनी चलाएगा, जो कंपनी ये पूरे भारत को संभालेगा। ठीक है, तो ये चीज आपका जो है किया था कौन? पुर्तगाली किया था, कार्टेज व्यवस्था को लागू किया था। इसके बाद आगे देखिएगा तो आगे कहा जाता है एक मुगल बादशाह हुआ। कौन? मुगल बादशाह हुआ, और उसका नाम है अकबर। अकबर, मुगल बादशाह हुआ अकबर। अकबर ने भी जो है ये कार्टेज प्रणाली को स्वीकार किया था। बताइए कितना बुर्बक ये बादशाह है, कितना बुर्बक है। भारत में रह रहा है, भारतीय भारत में रह रहा है, ये भारत का ये बादशाह है, मुगल बादशाह ये भारत का बादशाह है,
और इसको उकसा पुकसा करके जो है कार्टेज प्रणाली को लागू कर दिया पुर्तगाली, और ये जो है एक्सेप्ट भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया। कितना खत्म आदमी है, ये नहीं देखा कि हम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सोच सकते हैं। तो इस व्यवस्था को, कार्टेज व्यवस्था को जो है अकबर भी स्वीकार कर लिया था। अब मतलब अकबर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था। अगर आपको व्यापार करना है अरब के साथ तो आप जाके परमिशन लीजिए, किससे? पुर्तगाली। अकबर इसमें कुछ नहीं करेगा। बताइए, बादशाह ही है, फैसला कौन कर रहा है? पुर्तगाली कर रहा है। पुर्तगाली ढील दे रहा है ना धीरे धीरे, तब कपार पर चढ़ करके ये नाचेगा, तांडव करेगा, आगे देखिएगा। ठीक है, ये इसको जो है स्वीकार कर लिया, इसको खत्म कर देता है। इसके बाद जो है जब ये स्वीकार कर लिया था तो आगे कहा जाता है कि भारतीय व्यापारियों को काली मिर्च, भारतीय व्यापारी को काली मिर्च और गोला बारूद, काली मिर्च कहा जाता है मरीच को, मरीच को कहा जाता है, जीरा मरीच होता है ना, मरीच को, तो काली मिर्च और गोला बारूद के व्यापार का जो है अनुमति नहीं था। अब भारतीय जो लोग था ना, भारतीय लोग या भारतीय व्यापारी, वो मरीच का व्यापारी जो व्यापार नहीं कर सकता था, अर्थात काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकता था, या वो गोला बारूद का व्यापार नहीं कर सकता था। अब आप मतलब क्या किया, पैर काटना शुरू किया है धीरे धीरे। आप गोला बारूद नहीं लाइएगा तो आप तो निहत्थे न रहिएगा। इस सब चीज पर जो है रोक लगा दिया था। कौन लगाया था? पुर्तगाली इस पर रोक लगाया था, रोक लगाया था। और इसी क्रम में एक युद्ध होता आपका स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध। आगे चलिए देख लेते हैं स्वाली का युद्ध क्या था। स्वाली के युद्ध को समझिए। स्वाली के युद्ध का अगर बात कीजिएगा तो स्वाली के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, अर्थात शुरुआत में, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, मतलब इसका 17वीं शताब्दी लिख रहा है तो ईस्वी बताइए कब? 1600 ईस्वी होगा। 1600 ईस्वी की शुरुआत होगा, ये 17वीं शताब्दी है। तो 17वीं शताब्दी के शुरुआत में जो है डच, देखिए ये भी यूरोपीय है, ये भी आपका यूरोपीय है, डच और ब्रिटिश भारत में जो है व्यापारिक उद्देश्य से ये आया था। दो आपका कंपनी है, एक आपका है डच, एक है आपका ब्रिटिश भारत। ये दोनों जो है व्यापारिक उद्देश्य से जो है भारत आया था 17वीं शताब्दी में बोल रहा है। उसके आसपास शुरुआती दौर में तो कब? 1600 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास, या 1499 भी हो सकता है, 98, 97, 95 कुछ हो सकता है, मतलब उसके समथिंग, 5 कम 5 ज्यादा जो भी है, ये व्यापार करने के उद्देश्य से आया। उसी क्रम में जो है 1612 ईस्वी में जो है जब ब्रिटिश सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित कर रहा था, 1612 ईस्वी में जो है जब ब्रिटिश सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित कर रहा था, उसी समय जो है पुर्तगाली ने उनका विरोध किया। अब देखिए ये जब भारत आया व्यापार करने के उद्देश्य से, और पुर्तगाली का बात कर लीजिए या ब्रिटिश का बात कर लीजिए, ये सब कहाँ का था? यूरोप का था, सब यूरोपीय कंपनी। अब सब ये अपने में कटेगा मरेगा। इसी में से जो है एक शक्तिशाली होकर के उभरेगा। कौन उभरेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी में से निकलेगा, इसी में से। देखिएगा इससे पहले शासन कौन कर रहा था? पुर्तगाली यहाँ पर कर रहा था, व्यापार अकेला यही कर रहा था, इसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन 17वीं शताब्दी के दौरान जो है शुरुआती दौर में 1612 ईस्वी में आपका जो एक ब्रिटिश कंपनी आया जो कि सूरत में अपना कारखाना स्थापित करना चाह रहा था, लेकिन वो उसका जो है वो विरोध किया। कौन विरोध किया था? पुर्तगाली उसका विरोध किया कि नहीं, हम यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, तुम यहाँ पर नहीं कर सकता। वही जो इसका विरोध हुआ, विरोध होने के बाद इसका परिणाम ये निकला कि सूरत के पास जो है एक गांव में पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच में जो है स्वाली का एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। देखिए अब ये दोनों यूरोपीय कंपनी था, जिसमें सब दिमाग लगाइएगा, दोनों यूरोपीय कंपनी था। ब्रिटिश भी यूरोपीय है, पुर्तगाली भी यूरोपीय है। ब्रिटिश तो बाद में आया, लेकिन पुर्तगाली आपका शुरू से यहाँ पर जो है वो कर रहा है, व्यापार कर रहा था, कुछ शासन भी कर रहा था। अब जब देखा पुर्तगाली जो है थोड़ा सा उभर रहा है, थोड़ा सा आगे जा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, उसी को देखा देखी जो है ब्रिटिश एंट्री मारा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा 1600 ईस्वी में आया है ना, ये
1600 ईस्वी में आया, वो तो वास्को डी गामा आया था, खोज किया था। 100 साल बाद जो है ये 1600 ईस्वी में आया है, 1600 ईस्वी में आया है। और 1612 में जाकर के ये सूरत में अपना कारखाना स्थापित करना चाह रहा था, लेकिन उसका विरोध किया गया। उसका विरोध किया था कौन? पुर्तगाली उसका विरोध किया। अब विरोध किया तो भाई युद्ध होगा ही। युद्ध हुआ, ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच में युद्ध हुआ। और वही जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उसी का नाम क्या था? स्वाली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है? स्वाली का युद्ध। ये कहां पर युद्ध हुआ था? तो सूरत के पास एक गांव में हुआ, स्वाली नामक स्थान पर हुआ था। ये स्वाली नामक स्थान पर हुआ था। सूरत आपका कौन राज्य में पड़ता है? हाँ, सूरत कौन राज्य में है? अहमदाबाद कौन राज्य में? गुजरात में नहीं है वो, गुजरात में है ना। सूरत में सबसे ज्यादा कपड़ा फैक्ट्री कहाँ है? सूरत में साड़ी बनता है सबसे ज्यादा। तो वहीं पर जो है ये सब तट से जितना भी फैक्ट्री लगता है ना, अधिकतर देखिएगा समुद्र तटे पर लगता है, समुद्र तट पर लगता है। तो यहीं पर जो है आपका स्वाली का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था दोनों के बीच में। आगे देखिएगा, आगे युद्ध हुआ है तो उसका परिणाम भी निकलेगा। देखिएगा, जो शक्तिशाली होगा वो जीतेगा। आगे जब देखिएगा वो युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जो है ब्रिटिश ने, इस युद्ध में ब्रिटिश ने जो है पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। वही पुर्तगाली जो इतना दिन से रह रहा है, इतना दिन से वो कब्जा किए हुए हैं, लेकिन एक ब्रिटिश आया उस पुर्तगाली को हरा दिया, उसको हरा दिया। और जब ये हरा दिया तो उसके बाद जो है पुर्तगाली भारत में कमजोर होने लगा। अब इसका जो है सत्ता किला उखड़ने लगा। इसका मतलब ये दिमाग आप लगा सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि जिसका उदय हुआ है उसका अंत होना तय है। जरूरी नहीं उसका तय है, ये होगा। ये पृथ्वी आज ये ब्रह्मांड चल रहा है तो ये भी एक ना एक दिन समाप्त होगा, एक दिन समाप्त होगा। जो आया इस पृथ्वी पर जन्म लिया वो मरेगा, वो मरेगा। तो वही बात, पुर्तगाली भले शक्तिशाली था लेकिन एक ऐसा पावर आया जो इसको उखाड़ फेंका। ब्रिटिश आया, इसको उखाड़ फेंका। इसके बाद 1661 जाते जाते, 1661 जाते जाते पुर्तगाली राजकुमारी कौन? कैथरीन ब्रेंगेज, कैथरीन ब्रेंगेज। देखिए पुर्तगाली आपका राजकुमारी है कौन? कैथरीन ब्रेंगेज। इसका विवाह जो है, इसका शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से जो है हो गया। अब देखिए ये क्या किया, मेन जो इसका किंगडम ओकरे पर हाथ मार लिया। ये आपका ब्रिटिश क्या किया, ब्रिटिश का दिमाग देखिए, ब्रिटिश क्या किया, मेन जो मुखिया थी ना, मुखिया को पकड़ ली। अब ओकर राजकुमारी से शादी कर लिया तो अब पुर्तगाली का क्या औकात, पुर्तगाली का क्या औकात। अब तो ये जो बोलेगा वही चलेगा, जो बोलेगा वही चलेगा। यहीं पर दिमाग लगाइएगा कि पुर्तगाली खत्म हो गया, अब तो ब्रिटिश आ जाएगा, ब्रिटिश आ जाएगा। देखिए ब्रिटिश का उदय कैसे हुआ, पहले पुर्तगाली कर रहा था, वो आया स्थापित करने के लिए, उसका विरोध किया, युद्ध हुआ, युद्ध हुआ, उसमें वो हार गया, वो कमजोर पड़ने लगा। और धीरे धीरे 1661 में क्या हुआ, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगेज से जो है ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय अपना शादी रचा लिया। और पुर्तगालियों ने, अब हम आपसे शादी किए तो हम आप हमको दहेज दीजिएगा ना, हो दहेज दीजिएगा ना। तो पुर्तगाली क्या किया, ब्रिटिश को जो है बंबई दहेज में दे दिया। बंबई इसका बाप का था, वही ना, बंबई इसका बाप का था। यहां का बताइए कितना राजा, कितना चौपट, कितना मूर्ख, कितना चुतिया होगा जो जाकर के जो है इसी का राज और वो अपने में जो है दहेज दहेज आंदोलन बिहार खेल रहा है। एकरे राज वो अपने में दहेज दे रहा है, कर रहा है बिहार। शादी किया वो प्रॉफिट लिया वो। तो पुर्तगाली जो लोग था, जब वो इससे कैथरीन से शादी किया तो चार्ल्स द्वितीय से क्या किया, विवाह कर। यो अपने पास नहीं रखेगा, यो अपने पास नहीं रखेगा। देखिएगा आगे पट्टा पर दे देगा एगो को, मतलब तुम हमको पैसा दो, इंटरेस्ट दो, तुम चलाओ राज। ये इसको जो है दहेज में दे दिया। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि चार्ल्स द्वितीय को दहेज में कौन सा क्षेत्र मिला था? बंबई प्रांत मिला था। कौन सा प्रांत मिला था? बंबई प्रांत मिला था, बंबई प्रांत। अब देखिएगा आप, उस समय जो ये ब्रिटिश का जो नेतृत्व कर रहा था ना, ब्रिटिश का नेतृत्व जो युद्ध वगैरह वो कर रहा था आपका कैप्टन थॉमस बेस्ट। कौन कर रहा था? थॉमस बेस्ट। अब देखते हैं
भारत में पुर्तगालियों के पतन का कारण, जो पुर्तगाली हार रहा है, उसका पतन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो उसका कमजोर स्थिति होगा। क्या कारण था, उस कारण को आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम कारण में बात करें पुर्तगाली के पतन का कारण, जब ब्रिटिश का उदय हो रहा है, पुर्तगाली जा रहा है, इसका कारण में सबसे पहले आता है भारत में जो है पुर्तगाली कंपनियों का कार्य में यानी काम में जो है पुर्तगाल सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप होता था। अर्थात क्या हुआ, जब पुर्तगाली कंपनी यहाँ पर व्यापार व्यवसाय कर रहा था ना, उसमें सबसे ज्यादा जो टांग अड़ाता था ना, वो जो है पुर्तगाली सरकार टांग अड़ाता था, सरकार टांग अड़ाता। अब रिलायंस जियो चल रहा है, प्राइवेट लिमिटेड है, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है ना, जियो मुकेश अंबानी का है। अब उसमें जो है केंद्र का जो है एनडीए सरकार, मोदी जी का सरकार जो है एनडीए का सरकार है, उसमें बार बार जाकर के टांग अड़ाएगा, तुम ये रेट करो, तुम वो रेट करो, तुम हमको इतना टैक्स दो, उतना टैक्स दो। तो महंगे न करेगा, वो महंगे न करेगा, महंगा करेगा नहीं तो वो छोड़ देगा, नेट देना छोड़ देगा, अपना सर्विस देना छोड़ देगा। तो टांग अड़ा रहा था सबसे ज्यादा कौन, पुर्तगाल का सरकार। ये एक कारण था किसका, उसके पतन का, पतन। दूसरा कारण था पुर्तगाली कर्मचारी जो था, ये भारत में केवल जो है भारत में वेतन कम होने के कारण जो है भ्रष्टाचार अधिक करता था। इसका मतलब ये हुआ कि पुर्तगाली जो भी कर्मचारी था उसको वेतन जो है जितना सैलरी मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता था, कम मिलता था, जिस वजह से क्या किया था, ये रिश्वत, घूस, चोरी ये करना जो है ज्यादा शुरू किया था। जब रिश्वत लीजिएगा, घूस लीजिएगा, कंपनी से चोरी कीजिएगा, तो कंपनी का अर्थ क्या होगा, गिरेगा, रेपुटेशन खत्म होगा, जो आपका वैल्यू रहेगा वो खत्म होगा। ये सब जो है इसका एक कारण था। तीसरा कारण का बात कीजिएगा, वो था पुर्तगालियों ने एक नया उपनिवेश मतलब गुलाम, उपनिवेश मतलब गुलाम, एक नया जो है उपनिवेश ब्राजील खोज लिया था। भारत तो था ही, भारत तो था ही, भारत के साथ साथ एक जो है पुर्तगाली को नया गुलाम देश मिल गया। एक नया गुलाम मतलब क्या, वो ब्राजील पर वो कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया। एक नया जो है उसको गुलाम ब्राजील मिल गया था, जिससे जो है भारत में उनकी रुचि कम हो गई। अब इस सोचा भाई हमको दूसरा जो है देश गुलाम मिलिए गया, कितना एगो को लूटे, यहाँ से ज्यादा माल पानी उसको वहां मिल रहा होगा, तो इसका रुचि जो है धीरे धीरे भारत से जो है कम होने लगा। अब आपका कम होगा तो दूसरा तो हावी होबे न करेगा आप पर, दूसरा हावी होबे न करेगा। वही हुआ, ब्राजील मिला, ब्राजील मिलने के कारण भारत में रुचि कम हो गया, कम हो गया। देखिए पुर्तगाली लूटा, ब्रिटिश भी लूटेगा, उससे पहले तो आपका मुगल भी लूटा, दिल्ली सल्तनत में भी बहुत आदमी लूट करके गया, गुप्त साम्राज्य में यूं सब तो यही खाता था पकाता था, लेकिन अरब वगैरह आया, लूटा जाता था। मध्यकालीन में पढ़िएगा भारत में कितना संपत्ति था जो वो लूट रहा था। ठीक है, तो ये था आपका इसका कारण। आगे जब देखिएगा, आगे बढ़िएगा तो चौथा कारण में आपका जो चौथा कारण आता है वो आता है आपका क्या, वो आता है पुर्तगाली भारत में धार्मिक रूप से जो है सहिष्णु नहीं था। पुर्तगाली जो है ये भारत में धार्मिक रूप से पूर्ण रूप से जो है व्यक्ति को खुश करके नहीं रखता था धर्म के रूप में, इसलिए जो है भारतीय लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अर्थात भारत में जो भी व्यक्ति था इसके धर्म के प्रति उसका सही मानना नहीं था, इसको सही सपोर्टिंग नहीं करता था, इसलिए भारतीय लोग उसका जो है बहिष्कार करता है। इधर बहुत 4-5 दिन से कुत्ता बहुत बोलता है, बगल में खूब बोलता है। हाँ रास्ता है, रास्ता है वहीं पर रहता है। इसके बाद पांचवा कारण है आपका पुर्तगाली जो है ये समुद्र में लूट मार किया, समुद्र में जो है लूट मार किया और इसका नीति अपनाता था, जिससे कारण जो है अन्य व्यापारियों ने उनका विरोध किया। मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यापारी जो है यहाँ व्यापार करने के लिए आता था ना, तो पुर्तगाली लोग उससे लूट लेता था। अब आप लूट लीजिएगा, हम व्यापारी हैं तो हम आपके पास काहे जाएंगे व्यापार करने के लिए, आपका विरोधन करेंगे, आपका विरोधन करेंगे। ये भी इसका कारण, ये सब पतन का कारण है, पतन का कारण है। आगे छठा था पुर्तगालियों ने भारत में केवल तटीय क्षेत्रों तक व्यापार को सीमित रखा। मतलब वही उधर आप गुजरात का साइड, गोवा का साइड, इधर बंगाल का कुछ एरिया आपका लगता था बंगाल की खाड़ी से, तो उधर ये व्यापार वगैरह करता था। मतलब ये जो है तटीय तक ही सीमित रखा, स्थलीय क्षेत्र में ये नहीं गया, स्थलीय क्षेत्र में ये व्यापार को स्थापित नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। ये सब कारण था क्या, पुर्तगाल के पतन।
पुर्तगाल के पतन। अब देखेंगे भारत में पुर्तगालियों का योगदान। अब भारत में पुर्तगाली शासन किया तो वो तो अपना योगदान कुछ ना कुछ दिया होगा। योगदान क्या दिया है, तो योगदान को देखिए। योगदान में अगर देखें, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, कहा जाता है कि 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने भारत में कहा, तो गोवा में जो है पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। पहला प्रिंटिंग प्रेस मतलब योगदान के मतलब वह भारत के लोगों के लिए क्या किया, भारत के लोगों को प्रॉफिट क्या दिया। तो ये जो है आपका 1556 ईस्वी में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया। कहाँ किया है, गोवा में। कहाँ किया है, गोवा में। दूसरा इसका योगदान क्या था, दूसरा था पुर्तगालियों ने जो है भारत में एक सुदृढ़ नौसैन्य प्रणाली स्थापित किया था, जिससे भारतीय शासकों को नौसेना के विकास की प्रेरणा मिली। अर्थात ये हुआ कि हिंद महासागर में जो ये अपना नौसैनिक को स्थापित कर रहा था ना, उसको देखा देखी जो भी भारतीय शासक था ना, वो भी सोचा कि नौसैनिक होना चाहिए। इससे उसको मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिला, जिससे वो भी अपना नौसैनिक को हल्का फुल्का बनाया। तो ये सब किससे प्रेरणा लिया था, पुर्तगाली से प्रेरणा लिया था। ये योगदान। अगला है आपका इसके योगदान में कि पुर्तगालियों ने जो है भारत में एक नई वास्तुकला, और उस वास्तुकला का नाम क्या था, गोथिक कला को जो है ये प्रारंभ किया। ये वास्तुकला है, मतलब कुछ चीज डिजाइन करने, कुछ बनाने का जो है ये कला था, और उस कला का नाम क्या था, गोथिक कला। और यहां से ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोथिक कला का शुरुआत किसने किया, पुर्तगाली। गोथिक कला का शुरुआत किसने किया, पुर्तगाली। या गोथिक कला का जनक भारत में कौन है, पुर्तगाली। कौन है, पुर्तगाली। आगे कहा जाता है क्या, तो आगे कहा जाता है इसके बारे में कि पुर्तगालियों ने कुछ फसल की खेती भी जो है भारत में प्रारंभ किया। मतलब ये जो है भारत आया तो कुछ फसल भी जो है उपजाना शुरू किया, जिसमें नाम आता आपका टमाटर का, आलू का, तंबाकू, खैनी, तंबाकू का, अनानास, ये सब का जो है आप ये खेती करना शुरू किया। कौन शुरू किया था, पुर्तगाली। ये सब जो है योगदान था, मतलब भारत के हित के बारे में पुर्तगाली जो है ये सोचना प्रारंभ किया। अब देखिएगा पुर्तगाल के बाद जो अगला आ रहा है वो है आपका डच। देखिए उधर ब्रिटिश एंट्री मार चुका है, डच है, ये 1602 में ही आया है, ये 1602 ईस्वी में आया है। वो 1615 ईस्वी में जाकर के युद्ध कर रहा है। वो आया था 1600 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पर जो उदय हुआ था एक के बार, तो अब ऐसा थोड़ी है कि ब्रिटिश पावरफुल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, पावरफुल हो जाएगा। जो पुर्तगाली के बाद जो अगला कंपनी भारत में एंट्री मारा है वो कौन था आपका, डच जो रहा है ये भारत में 1602 ईस्वी से लेकर के 1759 ईस्वी। इसको भी जो है देखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे धकेल देगा, इसको भी जो है बैक कर देगा, शासन कर रहा है ना, इसको भी जो है खत्म कर देगा। डच जो आया है कब आया है, 1602 में, गया कब है, 1759 ईस्वी में ये वापस गया है। इसके बारे में अगर देखिएगा डच के बारे में, डच एक क्या है, तो डच एक कंपनी है। डच क्या है, एक कंपनी है। और ये कंपनी किस देश का है, यूरोपीय। किस देश का है, यूरोपीय। ये सब जो आपका यूरोप का कंट्री है, ये सब आपका यूरोप का कंट्री है, यूरोप महादेश का ये सब जो है कंपनी है। ठीक, इसके बारे में कहा जाता है डच के बारे में कि भारत में डचों का जो है आगमन वो पुर्तगालियों के पतन के पश्चात हुआ था। अर्थात जब पुर्तगाली का पतन हो गया, पुर्तगाली जब समाप्त हो गया, तो पुर्तगाली के बाद जो अगला कंपनी आया था वो अगला कंपनी कौन आया है, डच आया है। कौन आया, डच। कौन कंपनी आया हो, डच आया। डच क्या है, कंपनी। डच क्या है, कंपनी है। डच एक कंपनी है। और डच का बात कीजिएगा तो डच जो है ये नीदरलैंड और हॉलैंड से आया था। ये डच कहां से आया था, नीदरलैंड। डच एक कंपनी है, उसके अंदर जो देश है वो कहां से आया था, नीदरलैंड और हॉलैंड। वही नीदरलैंड जहां पर एक जगह है दाहेग। और दाहेग किसका मुख्यालय है,
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, वही नीदरलैंड में पड़ता है। तो यहीं से जो है आपका डच आया था। कौन से दो देश से? एक नीदरलैंड से और एक हॉलैंड से आया था, हॉलैंड से आया था। और बात कीजिएगा डच का, तो भारत आने वाला जो पहला डच नागरिक था, जैसे वहां पर पहला वायसराय आपका जो आया था, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जैसे वो पहला वायसराय था ना, उसी तरह डच जो आने वाला पहला जो नागरिक था जो भारत आया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कार्नेलिस डी हॉटमैन। कार्नेलिस डी हॉटमैन, ये जो आपका पहला जो है नागरिक हुआ, डच का पहला नागरिक हुआ जो भारत आया। नाम बढ़िया से याद रखिएगा, भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलिस डी हॉटमैन। नोट्स आप नहीं लिए हैं? हो क्यों नहीं लिए है बताइए? एंशिएंट खत्म कर दिए हैं। कौन कॉल कर रहा है इतना सुबह सुबह? नोट्स काहे नहीं लेते हैं? हेलो, हाँ हेलो, नोट्स ले लीजिएगा आप लोग। हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। हम्म, 99 रुपया? बिहार पुलिस वाला कौन बैच आप ले रहे हैं? तो ले लीजिए ना वो 99 रुपया, ये ग्रुप डिस्कशन भी कर लीजिए 99 रुपया में। अच्छा ठीक है, तो आप बिहार पुलिस वाला बैच ले लीजिए, उसके बाद कॉल कीजिएगा, हम कंपनी से बात करके आपका रिटर्न करवा देंगे। ठीक, कॉल कीजिएगा। चलिए आगे आगे। तो भारत आने वाला जो पहला डच नागरिक था वो कौन था आपका? कार्नेलिस डी हॉटमैन था, कार्नेलिस डी हॉटमैन। इसके बाद अगर आगे बात कीजिएगा तो आगे कहा जाता है कि नीदरलैंड में जो है नीदरलैंड में डच कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो 1602 ईस्वी में जो है संसद के चार्टर से हुआ था। अर्थात नीदरलैंड में एक कानून बना, नीदरलैंड के संसद में एक चार्टर पारित हुआ, एक एक्ट आया, और उस एक्ट के तहत नीदरलैंड में एक कंपनी स्थापित हुआ जो था आपका डच कंपनी। इसका स्थापना कब हुआ है? 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में। और डच कंपनी को प्रारंभ में अर्थात शुरुआती दौर में पूर्व में व्यापार करने के लिए पूर्व में जो है व्यापार करने के लिए 21 वर्ष का जो है परमिट दिया गया था। कितना? 21 साल का जो है इसको, नहीं 21 साल का परमिट मतलब इसको परमिशन मिला था। मतलब डच कंपनी जो है अपने पूर्वी देश में, नीदरलैंड से जो पूर्वी देश है, भारत हो गया, चीन हो गया, ये सब एरिया हो गया, यहां पर जो है वो कितने दिनों तक व्यापार कर सकता है? 21 साल तक जो है वो व्यापार कर सकता है। 21 साल। कोई भी कंपनी जब दूसरे देश में स्थापित होता है ना, तो उसको जो है अपने सरकार से परमिट लेना पड़ता है, अपने सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। आप जब परमिशन लीजिएगा और वहाँ का सरकार दूसरे देश के सरकार से या दूसरे देश के राजा से बात करता है, बात करके आपको जितना दिन का इशू किया, वीजा, एक तरह से ये वीजा हुआ, एग्रीमेंट हुआ एक तरह से। 21 साल को जो है इसको एग्रीमेंट बना, 21 साल तक जो है ये पूर्व के देश में ये व्यापार कर सकता था। कौन कंपनी? डच कंपनी। अब जैसे ही 21 साल इसका पूरा होगा, या तो ये आगे के लिए जो है ये मांग करेगा, नहीं तो ये वापस आ जाएगा। आगे के लिए मांग करेगा या नहीं तो ये वापस आ जाएगा। तो कितने दिनों के लिए इसको परमिट मिला था? 21 साल के लिए, 21 साल के लिए, 21 साल के लिए। इसके बाद आगे कहा जाता है डच के बारे में क्या, कि डच सरकार ने इन्हें युद्ध में जो है भागीदारी करने, डच सरकार जो है इसको युद्ध में जो है भागीदारी करने, संधियां करने और दुर्गीकरण करने का अधिकार दिया था। अर्थात जो डच सरकार से डच कंपनी आज्ञा लिया ना, तो उस एग्रीमेंट में जब संसद में एक्ट आया, चार्टर आया, उस एक्ट में ये चीज जो है मेंशन कर दिया गया था
कि आप कंपनी जरूर है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो आपको उस युद्ध में जो है भाग लेना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर युद्ध हुआ और युद्ध को अगला देश अगर समाप्त करना चाह रहा, अगला राजा अगर समाप्त करना चाह रहा है, तो आप संधि भी कीजिएगा, आप संधि भी उससे कीजिएगा, संधि के साथ युद्ध समाप्त होता है। तीसरा, आप अगर युद्ध कर रहे हैं, किसी क्षेत्र को अगर आप जीत लिए हैं, तो उस क्षेत्र में जो है आप दुर्गीकरण अर्थात किला अपना बना लीजिए, उस क्षेत्र को आप घेर लीजिए। मतलब आप जैसे ही, मतलब ये मान लीजिए बिहार है, बिहार में भी बहुत स्थान है, पटना है, बेगूसराय है, ठीक है, बेगूसराय है। हम पटना के हैं और जाकर के आक्रमण किए बेगूसराय पर, अब जीत लिए, तो हमको जो बिहार सरकार हमको आदेश दिया था ना कि तुम जिस भी क्षेत्र को जीतेगा उसको जीत करके उसका दुर्गीकरण कर लेगा, अब हम बेगूसराय को क्या करेंगे, अपने सीमा में इसको पूरा घेर लेंगे, ये दुर्गीकरण, ये सब अधिकार दिया गया था किसको, डच कंपनी को। कौन दिया था अधिकार, डच सरकार दिया था, डच सरकार। क्लियर है ये लाइन। आगे कहा जाता है कि डच को जो है भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया के व्यापार में अधिक रुचि था, अर्थात डच लोगों को भारत में उतना रुचि नहीं था जितना उसको इंडोनेशिया के था। इंडोनेशिया भी आपका पूर्वी देश है, मतलब पूर्वी देश जितना भी आता था ना, पूर्वी देश जो भी, यहाँ पर तो मैप हम नहीं लगा पाएंगे, और मैप लगाते तो आपको हम बता देते, पूर्वी देश जो भी आपका आता है, इंडिया, इंडोनेशिया, चीन, ये सब में जो है वो व्यापार कर सकता था। उसी में जो पूर्वी में मिला है तो वो किसी भी देश में जाकर के कर सकता था। उसी तरह जो इसको डच को जो रुचि पैदा हुआ ना, रुचि जो मन लगा ना, वो भारत के साथ उतना नहीं लगा जितना किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ था। इसके बाद आगे कहा जाता है कि भारत में डच ये मसाला और सूती वस्त्रों पर जो है एकाधिकार प्राप्त किया था। एक शब्द बढ़िया आया है, एकाधिकार, इसी को समझा देते हैं आपको, पॉलिटी में दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे भी अब भारत में जानते हैं कि मसाला के लिए जो है ज्यादा फेमस था, मसाला का व्यापार जो है यहाँ पर करना चाह रहा था। तो भारत में जो डच आया था ये मसाला और सूती वस्त्रों के लिए जो है ये भारत में व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त कर लिया था। अब आप में से कोई समझ पा रहे हैं व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है? आप बोली तो ठीक, आप बोली तो एकाधिकार का आप ध्यान आपका कहाँ रहता है, बोलते हैं क्या चीज, एकाधिकार का मतलब क्या हुआ, समझिए एकाधिकार का मतलब। लाइन ये कह रहा है कि भारत में डच को जो है मसाला और सूती वस्त्र में एकाधिकार प्राप्त, अर्थात भारत में जो मसाला और सूती वस्त्र के लिए जो व्यापार करेगा वो केवल और केवल वो डच ही करेगा, अकेला डच ही करेगा, उसके अलावा अन्य कोई भी कंपनी नहीं कर सकता है, अन्य कोई भी कंपनी यहां पर नहीं। कंपनी बहुत आता जाता था, लेकिन मसाला को लेकर के और सूती वस्त्र को लेकर के जो व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था ना, वो किसको प्राप्त था, डच का। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल आपको हम समझा देते हैं कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है लर्न विथ चंदन, ठीक है, यहां पर हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, ठीक है, दुबे सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, ठीक है। अब मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो एकाधिकार प्राप्त है फिजिक्स पर, वो केवल और केवल दुबे सर को प्राप्त है। कोई भी टीचर जाएगा वो फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि हमने एकाधिकार किसको दे रखा है, दुबे सर को दे रखा है। उसी तरह मसाला और सूती वस्त्र पर जो व्यापारिक एकाधिकार दिया था, किसको दिया था, डच को दिया था। तो क्या डच के अलावा कोई भी कर सकता है मसाला का व्यापार, नहीं कर सकता। यही हुआ आपका एकाधिकार, डच के अलावा कोई नहीं। कोई भी डाउट इसमें एकाधिकार में, ठीक है। आगे कहा जाता है कि इंडोनेशिया में जो है इनका व्यापार जो था वो मसाला पर ही केंद्रित था। भारत में तो ये मसाला पर कर रहा था,
सूती वस्त्र पर भी कर रहा था। लेकिन इंडोनेशिया में जो इसका व्यापार था केवल और केवल एक पार्टिकुलर चीज था, वो कौन सा था? वो मसाला, मसाला पर ही इसका जो है टाक लगाए हुए था। ये मसाला का ही व्यापार करता था। ठीक है, ये था आपका डच कंपनी। डच कंपनी आया, किस किस पर व्यापार किया, कैसे किया, पूर्वी देश कहां से आया, ये सब इसका था। इसके आगे हम लोग को पढ़ना भारत में डच फैक्ट्री की स्थापना। अब जब भारत में डच कंपनी आया तो अपना फैक्ट्री को स्थापित करेगा, फैक्ट्री को स्थापित करेगा। तो देखते हैं ये फैक्ट्री अपना जो है कैसे स्थापित कर रहा है, कैसे स्थापित नहीं कर रहा है। लाइव चल रहा है ना, एक बार देख लेते हैं मोबाइल में। आगे गया है टीवी खराब हो। चलिए आगे, आगे अब हम लोग को देखना है भारत में जो है आपका डच फैक्ट्री की स्थापना। भारत में अगर डच कंपनी का बात कीजिएगा, जब ये डच आया था, ये जो है अपना सबसे पहला फैक्ट्री डाला था मसूलीपट्टनम। कहां डाला है? मसूलीपट्टनम। और ये मसूलीपट्टनम आपका कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहां? आंध्र प्रदेश में। और डच कंपनी का ये आपका पहला फैक्ट्री है जो कहां स्थापित हुआ है? मसूलीपट्टनम में। और ये मसूलीपट्टनम में जो अपना फैक्ट्री को स्थापित किया, ये स्थापित कब हुआ था? ये स्थापित हुआ था आपका 1605 ईस्वी में। कब स्थापित हुआ है? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा आपका फैक्ट्री आया है डच, कौन सा स्थान पर? वो हुआ स्थापित आपका पुलिकट में। और पुलिकट कहां है? तो पुलिकट ये आपका है तमिलनाडु। कहां है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। और पुलिकट में स्थापित ये कब हुआ है? 1610 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में। इसके बाद अगला आपका एक जगह है सूरत। कौन सा है आपका? सूरत। सूरत में कब स्थापित हुआ था? सूरत में आपका स्थापित हुआ था 1616 में। तो देख लीजिए सूरत कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। सूरत कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। इसके बाद अगला जो आपका आया है फैक्ट्री, वो स्थापित हुआ था चिनसूरा में। कहा? चिनसूरा में। चिनसूरा में स्थापित किया था 1653 में। और चिनसूरा कहाँ है? तो चिनसूरा आपका बंगाल में। कहाँ है? बंगाल में। और इसके बाद डच का जो अगला कंपनी आया है वो आया आपका कोचीन में। कहाँ आया? कोचीन। कोचीन में स्थापित हुआ था आपका 1663 में। और ये कहाँ है आपका? केरल। कहाँ है आपका? केरल में। ये सभी कंपनी किसका है? ये सब कंपनी आपका डच का है। डच का ये डच का ये फैक्ट्री है। डच का ये फैक्ट्री है। डच आपका कंपनी हो गया, फैक्ट्री ये जो जितना भी ये फैक्ट्री है ये सब आपका डच का है। डच कंपनी का ये सभी आपका फैक्ट्री है। एक बार में हम लोग आपको याद करवा देते हैं। मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित कब हुआ है? 1605 में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट में कब स्थापित हुआ है? 1610 में। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु। सूरत में कब स्थापित हुआ है? 1616 में। सूरत कहाँ है? गुजरात। चिनसूरा में कब स्थापित हुआ? 1653। ये सूरत आपका कहाँ है? गुजरात में। ये करवा दिए, सॉरी चिनसूरा। चिनसूरा में कब स्थापित हुआ था? 1653। ये कहाँ है? बंगाल में। कोचीन में कब स्थापित हुआ है? 1663। और कोचीन कहाँ है? केरल। ये सभी फैक्ट्री जो था ना, ये सभी फैक्ट्री आपका डच का था। इतना फैक्ट्री स्थापित ये भारत में किया है। केवल कहाँ किया है? भारत। हम लोग भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, आधुनिक इतिहास को। अभी तो इंडोनेशिया पढ़ नहीं रहे हैं, उसको देखना नहीं है। ये सब फैक्ट्री आपका था। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो आगे एक नोट पॉइंट में कहा गया है, इंपोर्टेंट है आपका नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या कहा गया? तो कहा गया है कि डच, जो डच था ये तमिलनाडु में जो है दुर्गीकरण करवाया। तमिलनाडु में जो है दुर्गीकरण करवाया। और बंगाल में जो है गुस्ताबुल किला, गुस्ताबुल किला का जो है ये निर्माण करवाया। एक क्वेश्चन यहां से सिंपल आपसे पूछ देगा कि गुस्ताबुल किला का निर्माण कौन करवाया? डच। गुस्ताबुल किला का निर्माण डच करवाया। गुस्ताबुल किला का निर्माण कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ है? बंगाल में। गुस्ताबुल किला का निर्माण
बंगाल में हुआ है, बंगाल में हुआ है। ये था आपका किला, इंपोर्टेंट पॉइंट। अब आगे देखिएगा, डच के बारे में कहा जाता है कि बिहार के पटना, जहां अभी हम लोग उपस्थित हैं, जहां अभी हम लोग उपस्थित है, प्रेजेंट टाइम में हम हैं, बिहार के पटना में जो है डच का कारखाना, डच का कारखाना 1632 ईस्वी में जो है स्थापित हुआ था। 1632 ईस्वी में जो है ये स्थापित हुआ था डच का कारखाना। बिहार के पटना में भी जो है ये अपना पैर फैलाया, बिहार के पटना में, बिहार के पटना में भी जो है डच अपना कारखाना स्थापित किया है। कब किया है? 1632। आपसे पूछ देगा कि डच का पटना में स्थापित कारखाना कब हुआ है? 1632 में। या डचों ने अपना फैक्ट्री बिहार में कब स्थापित किया? 1632। बिहार लिख देगा फिर भी 1632, ठीक है। इसके बाद डच जो है, डच ये भारतीय सूती वस्त्रों को, भारतीय सूती वस्त्रों को यूरोपीय बाजारों में प्रसिद्ध कर दिया था। अर्थात भारत का जो सूती वस्त्र था ना, इसका जो डिमांड ये जब लेकर के गया वहां अपने बाजार में, यूरोप के बाजार में, इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, बहुत डिमांड बढ़ गया। यही सब का कारण है जो नील का खेती करवाता था, तिनकठिया प्रणाली लगाता था, यही सब कारण है। हाँ, यही सब कारण। आगे पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा, जब राष्ट्रवाद पढ़िएगा ना, भारत में राष्ट्रवाद, तो पढ़िएगा वहां पर। तो भारतीय सूती वस्त्रों का जो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इसको जो है डच लोग प्रसिद्ध कर दिया था। कहाँ? यूरोप के बाजार में, बाजार में। और भारत में, भारत में इनकी सबसे लाभ वाली जो कंपनी थी ना, वो कहाँ थी? वो सूरत में थी। अर्थात जहां जहां फैक्ट्री स्थापित किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसको प्रॉफिट दे रहा था ना, वो कहाँ का दे रहा था? सूरत से दे रहा था। कहाँ से? सूरत से दे रहा। पानी देखे वहां से थोड़ा सा गला फंस रहा है। भैया डच पटना में भी फैक्ट्री स्थापित किया था ना भाई, वही लाइन तो अभी बताए हैं आपको। 1632 ईस्वी में जो स्थापित किया, वही लाइन तो आपको हम बताए हैं। अरे ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जो आपसे छूटेगा, जितना भी एग्जाम में पूछेगा वो सब आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सबसे लाभ वाली कंपनी कौन सी थी? सूरत की थी। आगे अब देखिए यहाँ पर से जो है इसका जो है दुश्मन मिलना शुरू हो गया। भारत में जो है डच कंपनी का मुख्य जो है प्रतिद्वंदी, दो प्रतिद्वंदी था। प्रतिद्वंदी मतलब एक तरह से दुश्मन, दुश्मन का संज्ञा दे सकते हैं, दुश्मन का संज्ञा दे सकते हैं, या इसी के तरह एक और कंपनी कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं। इसका जो प्रतिद्वंदी था ना, वो दो था। एक आपका था ब्रिटिश, एक ब्रिटिश, वही ब्रिटिश जो पुर्तगाली से लड़ता था, और एक आपका आया फ्रांसीसी। कौन आया? फ्रांसीसी। ये जो है दो प्रतिद्वंदी हुआ, प्रतिद्वंदी। और 1759 जाते जाते, 1759 जाते जाते एक बेदरा का जो है युद्ध हुआ, एक बेदरा का जो है युद्ध हुआ। और यह युद्ध जो है ब्रिटिश, बेदरा का जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध ब्रिटिश और डच के बीच में जो है लड़ा गया था। अर्थात बेदरा का युद्ध आपका 1759 ईस्वी में हुआ, जो ब्रिटिश और किसके बीच में हुआ? डच के बीच में हुआ। और इस युद्ध में जो है ब्रिटिश जो है डच को पराजित कर दिया, पुर्तगाली को भी हराया। लेकिन पुर्तगाली को हराया तो ब्रिटिश नहीं आया पावर में, उतना पावर में नहीं आया। ब्रिटिश की जगह कौन आ गया था? पुर्तगाली को हराया तो पुर्तगाली के बाद कौन आया था अगला? पुर्तगाली के बाद आपका डच आया। लेकिन हराया कौन था उसको? पुर्तगाली को ब्रिटिश आया था। ब्रिटिश आया था? नहीं। यहां भी देखिएगा, ब्रिटिश और डच के बीच में युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध में भी जो है ब्रिटिश जीतता है, ब्रिटिश जीतता है। किसको हराया? डच को हराया। कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ है। और जब ये पराजित कर दिया तो डच जो है, डच क्या किया? डच ने श्रीलंका
और इंडोनेशिया के जाकार्ता को जो है जीता था। श्रीलंका और इंडोनेशिया के एक शहर है कौन सा, जाकार्ता को जो है ये जीता था। इसके बाद कहा जाता है डच के बारे में कि डच ने जाकार्ता में जो है बैक्टीरिया नगर की स्थापना किया। कौन सा नगर, बैक्टीरिया नगर की जो है ये स्थापना किया। ठीक है, बैक्टीरिया नगर की स्थापना किया था। ये कौन स्थापित किया है आपका, डच स्थापित किया। कौन स्थापित किया है, डच। आगे बढ़िएगा तो आगे कहा जाता है डच के बारे में और क्या कि डच जो है, डच ये भारत में, डच जो है भारत में नील, सौरा, मसाला और सूती वस्त्र का जो है व्यापार किया था। अर्थात डच लोग जो था ये भारत में जो व्यापार कर रहा था ना, ये सूती वस्त्र का कर रहा था, सोरा का कर रहा था, नील का कर रहा था और मसाला का कर रहा था, मसाला। ठीक है, ये व्यापार कौन कर रहा था, डच का। अब युद्ध हुआ, इसमें अच्छी बुराई दोनों चीज होगी। अच्छाई तो हम लोगों ने देख लिया, फैक्ट्री स्थापित किया, उतना जगह बिहारों घुस गया। अब लेकिन ये पतन इसका जो है होना शुरू हो गया। इसका कारण क्या था, इसका कारण में सबसे पहला कारण है डच के पतन का, वो है आपका डच कंपनी पर सरकार का अधिक नियंत्रण। वही बात जैसे पुर्तगाली पर हुआ, पुर्तगाली पर जैसे हुआ, उसके कामकाज में घुस गया। ये पहला कारण, कॉमन चीज है। दूसरा, भारत की अपेक्षा डच ने इंडोनेशिया के व्यापार में अधिक रुचि लिया। कॉमन बात है, कॉमन बात। इस शुरुए में देख लिए थे, पहले ही ऑनलाइन में वो बोल दिया था कि हम भारत में उतना रुचि नहीं है जितना हमको इंडोनेशिया में। तीसरा, डच की अपेक्षा ब्रिटिश कंपनी अधिक योग्य सिद्ध हुई। अर्थात डच उतना जो है सिद्ध नहीं हुआ योग जितना जो है ब्रिटिश हुआ। ये इसके पतन का। चौथा, भारत में जो है डच ने नौसैन्य शक्ति पर अधिक ध्यान नहीं दिया, जो उनके पतन का कारण था। अर्थात नौसैन्य शक्ति जितना पुर्तगाली मजबूत किया ना, उतना ये नहीं कर पाए, वो इतना ये नहीं कर पाया। ये जो है इसके पतन का जो है कारण बना। आगे अब जो उदय हुआ वो उदय हुआ था आपका ब्रिटिश का सबसे शक्तिशाली शासक। 1608 ईस्वी में आया, 1608 ईस्वी में आया और सीधे भारत को आजादी करा करके ही गया। सब यूरोपीय कंपनी है। अब दिमाग लगाइए तो भारत अंग्रेजों का गुलाम कितने साल तक रहा है, यहां से नहीं जोड़ना है, यहां से नहीं जोड़ना है। अंग्रेज तो यूरोप पुर्तगालियों था, डच भी अंग्रेजे था, ब्रिटिश भी अंग्रेजे है, लेकिन गुलाम टोटल जोड़िएगा 1600 ईस्वी से जोड़िएगा, 1600 ईस्वी से जोड़िएगा ना। 1600 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ पर 1600 ईस्वी में 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में वास्को डिब्बा वाला आया। उसके बाद पुर्तगाली आपका वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बन के आया। तो लगभग आप 1500 ईस्वी से जोड़िएगा ना, 1500 ईस्वी से ये शासन प्रशासन करना शुरू किया। 100 साल उधर, ठीक है, आप 100 साल इसको हटा दीजिए, 100 साल इसको हटा दीजिए। ये सब मतलब भारत के राजा से परमिट लेकर के जो यह सब करता था। लेकिन जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश आया ना, तो ये गुलाम बनाना शुरू कर दिया। 1600 से जोड़िए और इसमें 1947 को जो है माइनस कर दीजिए, तो इसको घटा लीजिए। लगभग 300 साल तक जो है भारत को गुलाम बना करके रखा, 300 साल तक गुलाम बना करके रखा। अब देखिए जो मेन पॉइंट हम लोग को पढ़ना है ना, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, वो ब्रिटिश के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा। ब्रिटिश का जो आगमन हुआ था, ब्रिटिश का जो आगमन हुआ था, इसका आगमन आपका जो है 1608 से लेकर के 1947 तक रहा। ठीक है, 1608 से ये 1947 तक रहा था। और भारत आने वाला जो पहला ब्रिटिश नागरिक का अगर बात कीजिएगा, पहला जो ब्रिटिश नागरिक था, ये नागरिक था आपका जॉन मिल्टन हॉल, जो कि भारत कब आया था, 1599 ईस्वी में। ये ब्रिटिश आने वाला पहला नागरिक हुआ, पहला नागरिक। सबका पहला नागरिक याद रखिएगा, बता दिए, ठीक है ना, पहला नागरिक था। इसके बाद ब्रिटिश के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये 1599 ईस्वी में लंदन के एक व्यापारिक समूह मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा किया गया। अब देखिए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक कंपनी था जिसका स्थापना लंदन में हो रहा है, और लंदन में इसका स्थापना 1599 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1599 ईस्वी में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किया था वो एक समूह था, जिस समूह का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स, मर्चेंट एडवेंचर्स। इसके द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कहाँ हो रहा है? लंदन में हो। लंदन कहाँ है? लंदन इंग्लैंड, 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 इंग्लैंड की राजधानी लंदन है ना, इंग्लैंड की राजधानी। वहां पर जो है इसका स्थापना हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके बाद जब उसका स्थापना 1599 ईस्वी में हो गया तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है एक ब्रिटेन की महारानी थी जिसका नाम था, नहीं नहीं नहीं, ब्रिटेन की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ, इसी में प्रथम लगा लीजिएगा। महारानी एलिजाबेथ जो थी, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मान्यता और 15 वर्ष का जो है परमिट पूर्व व्यापार के लिए दिया गया। वही पूर्व व्यापार जैसे भारत के लिए दिया गया, चीन के लिए दिया गया, आपका जो भी आपका पूरब में जो भी वहां पर मैप तो वहां पर लगा हुआ, अगर यहाँ पर रहता तो हम आपको बता भी देते, यहाँ पर रहता तो हम बता देते, नहीं तो ऐसे रुकिए ना बताइए देते, कितना माथा लगाए। देखिए महारानी एलिजाबेथ जो है इसको पूर्व में व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे रही है। क्या दे रही है? एकाधिकार, एकाधिकार बता देते हैं किस किस देश में दिया। ये आपका जो है वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप है ना। क्या हुआ? आप छोड़िए ना, नाम नहीं दिख रहा उससे नहीं मतलब, खाली देख रहे वर्ल्ड मैप है ना, वर्ल्ड मैप है ना। भारत हमारा कहाँ है? आप भी नहीं ये इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं। ये देखिए हमारा भारत है, भारत है। आप कोई भी चीज मैप में पढ़ते हैं तो ऊपर का भाग उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, वहां तक चल जाइए ना, वो पूरा ये है वो आपका जो है पश्चिम है। क्या है? पश्चिम है, पश्चिम है। इसी में बात कीजिएगा तो ये सब जितना भी इधर का आप देश देख रहे हैं ना, ये सब जितना भी आप इधर का देश देख रहे हैं, ये सब आपका कौन सा देश है? ये सब आपका पूर्वी देश है, ये सब आपका पूर्वी देश है। ये सब ये जितना देख रहे हैं ना, ये सब आपका जो है पूर्वी देश है, पूर्वी देश है, पूर्वी देश। और इसी पूर्वी देश के अंतर्गत, इसी पूर्वी देश के अंतर्गत जो है आपका भारत, भारत। और पहले जो है इसमें पाकिस्तान वगैरह सब इसी में आता था। भारत, भारत के साथ साथ बात कीजिएगा तो चाइना, चाइना, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, जितना भी आप देश देख रहे हैं, थाईलैंड, ये सब जिस भी देश में लगा, ब्रिटिशों को जिस भी देश में लगा कि हम व्यापार कर सकते हैं, ये सभी पूर्वी देश में, ये सभी पूर्वी देश में जो है उसको एकाधिकार प्राप्त हुआ, उसको एकाधिकार प्राप्त हुआ। अर्थात इधर के साइड में ये सभी देशों में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो व्यापार कर सकता था, वो व्यापार क्या कर सकता था? कर सकता था। व्यापारिक एकाधिकार इसको प्राप्त हुआ सभी देश में, इधर का सब देश में, सभी देश में। ठीक है, तो हम लोग को तो पढ़ना है भारत का इतिहास, तो ध्यान किस पर देंगे? भारत पर देंगे। हमको कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, तीन से कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। तो भारत के बारे में देखेंगे, यही है आपका पूर्वी देश, यही सभी आपका है पूर्वी देश। और इसी पूर्वी देश के अंतर्गत अब आगे चलिए, वहां पर आप मैप, यहां पर
यहां पर देखिएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, इसको एक रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया और इसको बोला कि तुम जाओ 15 वर्ष तक जो है वहां पर व्यापार करो 15 साल तक तुम्हारे पास अधिकार है व्यापार करने, एकाधिकार प्राप्त है, तुम्हारे अलावा वहां पर कोई व्यापार नहीं करेगा। तो जोड़ लीजिएगा, इस 1600 ईस्वी में दिया है, तो अगला ये कब तक व्यापार करेगा? 1615 ईस्वी, 1615 ईस्वी तक ये जो है व्यापार करेगा। क्लियर है? ये 1615 नहीं तो यहाँ पर 31 दिसंबर खत्म हो रहा है, 1601 शुरू हो रहा है, तो वहां पर जो है आप 1616 कर लीजिएगा, 1616 कर लीजिएगा, 1616 तक जो है ये व्यापारिक एकाधिकार इसको पास प्राप्त रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक आगे जब इसको व्यापारिक एकाधिकार मिल गया था और इसको जो ये चार्टर जो प्रदान किया था, उस समय की ब्रिटिश महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ टेलर, यहां पर दे दिया एलिजाबेथ प्रथम, जो भी बोलते हैं वही है इसका नाम, एलिजाबेथ टेलर प्रथम जो इसको ब्रिटिश व्यापारिक एकाधिकार को प्रदान किया। और जब ब्रिटिश जो राजकुमारी एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी, उस समय भारत का जो शासक हुआ करता था वो मुगल शासक था और उसका नाम था अकबर। क्या था? अकबर। अर्थात ब्रिटेन में जो उस समय महारानी थी, महारानी पहले चलता था, राजकुमार या महारानी चलता था, तो उस समय जो वहां की जो महारानी थी वो था आपका एलिजाबेथ प्रथम, और भारत का जो राजा था वो कौन था? आपका अकबर था। क्लियर है? ये था। इसके बाद 1609 ईस्वी आते आते 1609 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के कार्यकाल को अनिश्चित काल के लिए जो है बढ़ा दिया। अब देखिए एलिजाबेथ कितना दिन के लिए दिया था? 15 साल के लिए दिया था, 15 साल के लिए। लेकिन 1609 ईस्वी में जो है एलिजाबेथ हट गई, उसके जगह पर जो है ब्रिटेन में सम्राट बना और उस सम्राट का नाम था जेम्स प्रथम। ये जेम्स प्रथम क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो 15 साल का अधिकार था उसको समाप्त करके उसको अनंत काल के लिए कर दिया। मतलब वो अनिश्चित है, जितना दिन तक तुम जो है वहां पर व्यापार कर सकते। ये काम कौन किया था? जेम्स प्रथम किया। ठीक। और इसी कंपनी का हम नहीं बात कर रहे हैं, हम सभी कंपनी का बात कर रहे हैं। कंपनी का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो क्या था? व्यापार। अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आए ना, सब कंपनी का उद्देश्य क्या था? व्यापार। लेकिन आकर के कोई किला बना लेता था, कोई फैक्ट्री स्थापित कर लेता था, कोई शासन करने लगता था, कोई कुछ करने लगता था, कोई युद्ध लड़ लेता था। तो इसका भी जो प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो क्या था? व्यापार करना था। कौन सा कंपनी का? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। अब दिमाग में बैठा लीजिए, हमको केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसका उद्देश्य था आपका व्यापार कर। इसके बाद कंपनी का जो पहला व्यापारिक यात्रा ये 1601 ईस्वी में, पहला व्यापारिक यात्रा जो था ये 1601 ईस्वी में जो है, एक द्वीप है, एक आपका जावा, एक द्वीप और है आपका सुमात्रा। ये जावा और सुमात्रा की ओर हुआ। अर्थात कंपनी का जो पहला भारत की ओर जब ये आया, ब्रिटेन से जब ये भारत की ओर आया व्यापार करने के लिए, तो इसका जो दो क्षेत्र इसका निश्चित हुआ, जिसमें इसका पहला था आपका जावा द्वीप, दूसरा था आपका सुमात्रा द्वीप। यहाँ भी पहले लोग रहते थे, जावा और सुमात्रा द्वीप पर भी लोग रहते थे। वहां पर जो है ये पहला व्यापारिक यात्रा शुरू किया। कौन सा कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये पहला व्यापारिक यात्रा शुरू किया। कब किया था? 1601 ईस्वी में। इसके बाद आगे कहा जाता है क्या? आगे कहा जाता है कि 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में जो है कंपनी ये दक्षिण पूर्व एशिया से जो है भारत की ओर बढ़ा। कंपनी जो है ये 1604 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की ओर से जो है भारत की ओर बढ़ा। दक्षिण मतलब नीचे का भाग, पूर्व ये
ये बीच का जो भाग था इधर से जो है ये भारत की ओर जो है ये कूच डाला, ये भारत की ओर आगे बढ़ा। अब द्वीप से निकल करके जो है 1604 ईस्वी में कहा जा रहा है, भारत की ओर ये घुस रहा है, भारत में ये एंट्री मार रहा है। डायरेक्ट भारत नहीं आया, पहले 2 क्षेत्र था इसका, सुमात्रा और जावा द्वीप इस पर, उसके बाद अब ये जो है भारत की ओर घुसने लगा, एंट्री मारने लगा। और 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट कौन, वही जेम्स प्रथम ने जो है अपना राजदूत जिसका नाम था विलियम हॉकिंस, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था वो 1600 ईस्वी में, और महारानी एलिजाबेथ जब इसको परमिशन दी थी, उस समय जो भारत में जो शासक हुआ करता था उस समय शासक था अकबर। कौन था? अकबर। लेकिन 1608 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जब जेम्स प्रथम हुआ और उसका राजदूत जो एक था विलियम हॉकिंस, इसको जो भारत भेजा था, उस समय भारत में मुगल शासक जो हुआ करता था वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। और ये जो आपका जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस, वो भारत आया था तो किसके दरबार में आया था? वो जहांगीर के दरबार में आया था। जब भी आएगा तो राजा के दरबार में आएगा, और राजा कौन था? जहांगीर था। इसके दरबार में ये आया। क्यों आया था? इसलिए आया ताकि इसको व्यापार के लिए अनुमति मिल सके, व्यापार के लिए इसको अनुमति मिल सके, इसके लिए जो है ये भारत की यात्रा पर आया था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस। आपसे क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में कौन सा ब्रिटिश आया था? विलियम हॉकिंस किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का। किसका था? जेम्स प्रथम का था। और कहा जाता है कि विलियम हॉकिंस ने ये जहांगीर से आगरा के दरबार में जो है मिला। आगरा के दरबार में, आगरा कहाँ मिला था? आगरा के दरबार में, वही आगरा जहां पर क्या है? ताजमहल है। कहाँ है? ताजमहल। आगरे में ना ताजमहल है, आगरे में है। यहीं पर आकर के जो है विलियम हॉकिंस मिला था। विलियम हॉकिंस इससे जो है मिला था। इसके मतलब ये जो जहांगीर रह रहा था वो अपने आगरा में रह रहा था, उस आगरा में, यहाँ पर आकर के ये मिला। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट? समझते हैं वो हम जो पढ़ा रहे हैं? समझ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा ना? नहीं समझिएगा तो बोलिएगा, हम तो पढ़ा देंगे। मेरा काम है सिलेबस खत्म करना। आप देखिए आपको क्या करना है। और ऑनलाइन वाले मजा आ रहा है ना पढ़ाई में? चलिए आगे। जहांगीर जो है जहांगीर के दरबार में आया था, और कहां पर आया था? आगरा के दरबार में आया था। इसके बाद जब विलियम हॉकिंस भारत आया था तो हॉकिंस के बारे में कहा जाता है, हॉकिंस के बारे में, ये जो हॉकिंस था ये फारसी भाषा का जो है ये विद्वान था। किस भाषा का? फारसी भाषा का जो है ये विलियम हॉकिंस विद्वान था। और जहांगीर जो है इससे प्रभावित होकर, विलियम हॉकिंस से जहांगीर जो है प्रभावित होकर इसको खान की उपाधि दिया। कौन सा उपाधि? खान की उपाधि दिया। और उपाधि देने के साथ साथ जो है 400 का जो है इसको मनसब भी दिया था। क्या दिया था? 400 का इसको जो है मनसब भी दिया है। मनसब नहीं समझे हैं? समझा देते। नहीं, इसको तो सबसे पहले आपका जो उपाधि मिला है वो कौन सा मिला है? खान का उपाधि। क्यों मिला है? फारसी भाषा के लिए। और इसको 400 मनसबदार मिला था, मतलब इसकी सेवा करने के लिए 400 सिपाही मिला था। कितना मिला था? 400 सिपाही मिला था। कौन दिया था? जहांगीर। 400 और कोई बड़ी बात नहीं है, वो समय तो 4000 4 लाख रहता था, 4 लाख रहता था। 400 तो एक तिनका के समान हो गया, ये था आपका जहांगीर के बारे में और हॉकिंस के बारे में। आगे कहा जाता है कि अनुमति मिलने के बाद, जब अनुमति मिल गया इसके बाद जो है ब्रिटिशों ने अपना पहला फैक्ट्री
1611 ईस्वी में स्थापित किया और 1611 ईस्वी में ये मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। कहां स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में। तो ब्रिटिश का पहला फैक्ट्री कब स्थापित हुआ है? 1611 ईस्वी में। कहां स्थापित हुआ है? मसूलीपट्टनम में। लेकिन यह कंपनी जो है अस्थायी थी, मतलब ये फिक्स नहीं था कि वहां रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अस्थायी था, अस्थायी था। क्लियर है? अस्थायी। इसके बाद आगे कहा जाता है कि भारत में जो है ब्रिटिशों का जो प्रथम अस्थायी, अब फिक्सेबल हो गया, ये अस्थायी हो गया। अस्थायी जो कारखाना था, ये अस्थायी कारखाना आपका 1612 ईस्वी 1612-13 में जो है सूरत में स्थापित किया गया है। तो पहले आप सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश का पहला फैक्ट्री कब स्थापित हुआ है? पहला 1611 में। कहां स्थापित हुआ था? मसूलीपट्टनम। या ऐसे पूछेगा ब्रिटिश का पहला अस्थायी फैक्ट्री कब स्थापित? 1611 मसूलीपट्टनम में। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश का प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कब स्थापित हुआ है? 1612-13 में। 1612-13 में। या तो 12 रहेगा या तो 13 रहेगा, दोनों रहेगा नहीं। अगर रहेगा तो ऐसे ही रहेगा 12-13, 14-15, 16-17। ठीक है। और ये जो अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुआ है 1612-13 में, कहाँ स्थापित हुआ था? सूरत में स्थापित हुआ। ये आपका अस्थायी था, मतलब अब वहां पर जो उत्पादन वगैरह होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आगे चलिए। आगे कहा जाता है कि सूरत के फैक्ट्री, जो अस्थायी फैक्ट्री था, सूरत के फैक्ट्री को जो है स्थापित करने वाला जो पहला ब्रिटिश अधिकारी था ना, वो ब्रिटिश अधिकारी था आपका थॉमस एल्डवर्थ। कौन था आपका? थॉमस एल्डवर्थ। ये जो है आपका पहला जो है ब्रिटिश अधिकारी हुआ जो फैक्ट्री को स्थापित कहां किया था? सूरत में स्थापित किया था, सूरत में। और सूरत के बाद इन्होंने जो है व्यापारिक विस्तार जो अपना किया है, व्यापारिक विस्तार जो ब्रिटिश किया था, वो अहमदाबाद में किया, बड़ौदा में किया, भरूच में किया, आगरा के क्षेत्रों में भी किया, आगरा के क्षेत्रों में भी किया। मतलब वो तो सूरत में किया ही किया, उसके बाद जो है ये बड़ौदा, अहमदाबाद, भरूच, आगरा, ये सब क्षेत्र में किया। लेकिन इन सभी क्षेत्रों का व्यापार जो है वो नियंत्रित होता था ना, वो सूरत से ही नियंत्रित होता था। कहां से? सूरत। अर्थात इसका भले अलग अलग जगह ब्रांचेज खुल गया, लेकिन इसका जो हेड ब्रांच था, वो हेड ब्रांच कहां था? वो सूरत में था। कहां था? सूरत में था, सूरत में। इतना समझे? कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत? इसके बाद आगे क्या है? तो आगे आपका क्या है? आगे आपका है भारत आने वाला 3 ब्रिटिश राजदूत, 3 ब्रिटिश राजदूत। और वो 3 ब्रिटिश राजदूत में सबसे पहले आपका नाम आता है विलियम हॉकिंस। कब आया था? 1608 में। कहा मिला था? आगरा में जाके मिला। क्यों आया था? व्यापार की अनुमति के लिए। इसके बाद आया था दूसरा आपका कैप्टन बेस्ट। कब आया है? 1611 में। ये कब क्यों आया था? व्यापार में रियासत के लिए। क्यों आया था? रियासत। कहां आया था? आगरा में आया था। इसके बाद तीसरा आया आपका सर थॉमस रो। सर थॉमस रो कहां आया? किस लिए आया था? विस्तार, मतलब अपने क्षेत्र को विस्तार के लिए। कहां मिला था? अजमेर में। कहां मिला था? अजमेर में मिला था। ये आपका 3 आपका राजदूत हुआ। अब जो है आगे हम लोग को देखना है, वो देखना आपका भारत में ब्रिटिश कारखाना कहां कहां जो है ब्रिटिश कारखाना स्थापित हुआ। तो देखिए ब्रिटिश कारखाना में जो देखिएगा सबसे पहले आपका मसूलीपट्टनम, ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ये सब डाटा है, इसको याद करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको याद करना है। मसूलीपट्टनम में कब स्थापित हुआ है? 1611 में। दूसरा आपका स्थापित हुआ है सूरत में। कब हुआ था? 1612-13। तीसरा आपका है मद्रास में। कब स्थापित हुआ है? 1639 में। चौथा आपका है हुगली, ब्रिजमैन यहीं पर जो हुगली में ब्रिज है ना, हुगली का ब्रिज, यहाँ कब स्थापित हुआ है? 1651-52 में। इसके बाद कहाँ स्थापित? पटना में हुआ। उसके बाद राजमहल। इसके बाद कलकत्ता में कब? 1658। बंबई में 1686। इतना फैक्ट्री को जो है ये स्थापित हुआ है। कौन किया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
अब इसके बाद आगे अब हम लोग को पढ़ना है, भारत में ब्रिटिशों के द्वारा 3 नए नगरों की गई। भारत में जो है, भारत में ब्रिटिश के द्वारा जो 3 नए नगरों को जो है किया गया, इसको मतलब स्थापित एक तरह से किया गया है, जिसमें नाम आता है सबसे पहले किसका? मद्रास का। मद्रास का स्थापना कौन किया था? फ्रांसिस डे। कौन किया है? फ्रांसिस डे। और फ्रांसिस डे के बाद अगर आगे बात कीजिएगा, इसको जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज भी जो इसको स्थापित कब किया था? 1639 में। दूसरा आपका कौन सा है? बम्बई। इसको कौन स्थापित किया है? गेराल्ड अंगियार। कौन? गेराल्ड अंगियार। इसके बाद तीसरा आपका कलकत्ता। इसको कब स्थापित किया गया है? सॉरी, कौन स्थापित किया है? जॉब चार्नक। कौन बसाया है? जॉब चार्नक। ये 3 नगर को स्थापित किया, 3 नगर को बसाया है ब्रिटिश। कौन बसाया है? ब्रिटिश। इसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो कलकत्ता के बारे में ही कहा जाता है। क्या? कलकत्ता के बारे में कहा जाता है कि इसको फोर्ट विलियम, इसको फोर्ट विलियम जो आपका देखिएगा एक लाइब्रेरी भी है, फोर्ट विलियम आपका जो है वहां पर यूनिवर्सिटी टाइप का भी है। ये सब आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका कलकत्ता में। और कलकत्ता का अन्य नाम आपका पहले था कालीकाटा, सुतानती और गोविंदपुर। ये सब जो आपका फोर्ट विलियम, ये सब इसमें आता है। और जब आगे बढ़िएगा तो आगे आपका है टॉपिक क्या? तो आगे आपका फिर डिस्कशन दे दिया गया है कि 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में जो है मुगल बादशाह, 1717 ईस्वी में जो है आपका मुगल बादशाह फारूक सियर जो था, ये ब्रिटिशों को जो है दस्तक का अधिकार दिया था। कौन सा? दस्तक देने का अधिकार, मतलब आने का जो है ये अधिकार दिया था। उसके बाद यहां दस्तक का जो अर्थ होता है ये आपका मुक्त व्यापार, मतलब अब टैक्स नहीं लगेगा। पहले तो ये कुछ पैसों देता था, बुर्बक देखिए, यही सब है लंपट मूर्ख रंगीला बादशाह। 1717 ना गया है, 1707 में आप औरंगजेब मर जाता है, उसके बाद कोई भी योग मुगल बादशाह नहीं बनता है। बुद्धि भ्रष्ट हो गया था जो फ्री में व्यापार करने के लिए दिया। हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे तो आपका मन न बढ़ेगा। तो वही यहाँ पर हुआ। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फारूक सियर क्या किया? ब्रिटिश को जो है मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया, पैसा नहीं लेता था। और मुक्त व्यापार करने के साथ साथ जो है एक परमिट, अर्थात ब्रिटिश जो है वो बंगाल में जो है मुक्त व्यापार करेंगे और बदले में जो है 3000 रुपया वार्षिक रूप से फारूक सियर को दे। 3000 रुपया कोई रुपया है? एक साल में 3000 रुपया, एक साल में 3000 रुपया देता था फारूक सियर को। और दस्तक जो है ये वास्तव में जो है ये राज्यों में जो टोटल 3 राज्यों में, टोटल कितना? 3 राज्यों में जो दिया गया था दस्तक। एक था आपका बंगाल, एक था आपका हैदराबाद और एक था आपका गुजरात। देखिए अभी भी जो है ये सब क्षेत्र जो जिसके अंदर था वो था आपका मुगल। किसके अंदर था? वो मुगल। अब यहीं से देखिएगा मुगल को, शासक को धीरे धीरे हटाना रहेगा, आपस में ही उसको एक दूसरे को लड़ा करके ये अपना जो है कुर्सी पाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आगे क्या है? तो आगे अब आपका दिया गया है कि दस्तक प्रणाली को भारत में कंपनी का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बढ़िया लाइन है कि दस्तक प्रणाली को भारत में, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? दस्तक प्रणाली को। भारत में कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? दस्तक प्रणाली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दस्तक प्रणाली को कहा जाता है, दस्तक प्रणाली को। इसके बाद आगे कहा गया है कि दस्तक प्रणाली जो है, दस्तक प्रणाली से ब्रिटिशों को जो है बंगाल में जो है भारी मुनाफा प्राप्त हुआ। बहुत मुनाफा जो है इसको प्राप्त हुआ। किसको? ब्रिटिशों को। किसको? ब्रिटिश। अब आपसे 3000 रुपया ले रहे हैं, एक तो मुक्त व्यापार कर दिए, सिर्फ 3000 रुपया वार्षिक दीजिएगा, तो कंपनी का ना फायदा होगा, ब्रिटिश को फायदा होगा। ये जो है इसको फायदा हुआ। इसके बाद दस्तक जो है, ये दस्तक ही आगे चलकर जो है पलासी का युद्ध, दस्तक जो है आगे चलकर पलासी का युद्ध का कारण बना था। और पलासी का युद्ध जो आपका हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। इसको भी हम आगे डिटेल्स में देखेंगे, 1757 में पलासी का युद्ध। अब जो हम लोग का टॉपिक आगे है वो है अब कौन सा? बंगाल का गवर्नर या गवर्नर जनरल, या भारत का गवर्नर या भारत का वाइसराय।
पहले तो वो पुर्तगाली जो आता था वायसराय, वो कंपनी का वायसराय बन के आता था। किसका? कंपनी का वायसराय बन करके आता था। लेकिन अब ये क्षेत्र का वायसराय बनने लगा। क्षेत्र का राजा अपना शासन कर रहा है, ये अपना क्षेत्र में ये अपना गवर्नर वायसराय बना रहा है। हमको दिया यहाँ पर रहने के लिए, रेंट पर रहने के लिए। अब यहाँ पर जो है हम अपने रहने के साथ साथ बोला कि लॉज को थोड़ा बहुत सिर्फ देखते रहना, हम दूसरा रेंटर को ला करके उसको रखने लगे भाड़ा पर। वही काम कौन करने लगा? ब्रिटिश। इसको देखेंगे कल के टॉपिक में। और कल का आपका जो हेडिंग रहेगा वो हेडिंग रहेगा आपका बंगाल का गवर्नर जनरल भा ठीक। तो कल आइए, कल मिलते हैं फिर। ऑनलाइन वाले भी जा करके वोट दीजिए। आज दुबे सर नहीं आएंगे, दुबे सर वोट गिराने के लिए गए हैं। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। 10 तारीख से पॉलिटी क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, पॉलिटी आपकी क्लास में शुरू होगा। थैंक यू।